किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए किसान आंदोलन। अब सरकार अटक चुकी है, अब उसको डाइवर्ट करने के लिए आप सोचिए ना, जो प्रभु श्री राम के नाम पे आज ये सरकार बना ली बहुमत के साथ में, जिस अयोध्या में सारा विवाद खत्म हो गया, मतलब वो डिस्प्यूट ही कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है, वहां पे अभी राम मंदिर का निर्माण होना है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना कार्यालय 1400 करोड़ रुपए में बना सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो 3000 रुपए की स्टैचू वहां पे गुजरात में बना सकती है, मूर्ति बना सकती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी 1100 रुपया नहीं है, 1100 करोड़ रुपया नहीं है उसके पास कि श्री राम का मंदिर बना ले, प्रभु श्री राम का? ये क्यों चंदा मांगकर लोगों को सड़कों पे, युवाओं को उतार रहे हैं? क्योंकि आप जाओ वहां पे गालियां दो, टकराव बढ़ेगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा। आप लोग, उनको चंदे से मतलब नहीं है, उनको ये जो आपसी सौहार्द है देश के अंदर, वो बंदे क्या कर रहे हैं आप देखिए, कितनी ही वीडियोस वायरल होती है डेली, वो उतरते हैं मुसलमानों को गाली देते हैं, माँ बहनों की गाली देते हैं। उन्होंने अपना एक बड़ा दिल दिखाया है, इतना होने के बावजूद भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिए, और भारतीय जनता पार्टी यहीं पे लैग कर जाती है। वो सोचते हैं हम उकसाएंगे, वो हमें कुछ कहेंगे और फिर टकराव बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से मुसलमान कम्युनिटी से मतलब टॉलरेट कर रही है, या जिस तरह से उसे संभाल रही है, मैं सैल्यूट करूंगा। एक हिंदू होकर मुझे गर्व है कि आप जैसे मुसलमान भाई या कौम जो है, जो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से बांधे हुए है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुंबई से विनय दुबे जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन को लेकर के जो रवैया सरकार का चल रहा है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। रोज विनय दुबे जी तारीख पे तारीख मिल रही है, जैसे दामनी फिल्म की शूटिंग चल रही है। और इसमें मैं समझना चाहूंगा आपसे कि एक्चुअल में दामनी फिल्म में सनी देओल का ये डायलॉग था, तो कौन अभी भूमिका अदा कर रहा है, या यूं कहें कि किसान अभी तारीख पे तारीख ले रहे हैं या सरकार उन्हें तारीख पे तारीख दे रही है? देखिए, अभी तक तो सरकार जो है इसे एक मूवी ही समझ रही थी, पिक्चर ही समझ रही थी, लेकिन ये भूल गए कि हमारे असली सनी देओल इस समय जो है ना मैदानों में है, वहां पे सड़कों पर जमा हुए हैं। देश का सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, जिन्होंने पूरे भारत की इकोनॉमी को अपने कंधों पे उठाई हुई है, हमारे पर डे की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रहा है। ये सब सोचे कि जैसे हम लोग पुलवामा में खेल गए, 40 जवान को शहीद करवा दिया, कुछ नहीं हुआ, तो वैसे ही लोग देशभक्ति में भूल जाएंगे। वो दंगे करा लेते हैं, हिंदू मुसलमान की रैलियां निकाल के गालियां देते हैं एक दूसरे को। उन्होंने सोचा था कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर भी हम निकल जाएंगे। सीए एनआरसी में इन्होंने दबा दिया कोरोना के नाम पर, उन्हें लगा कि चलो ये किसान आंदोलन भी हम दबा ले, एक पिक्चर समझ के रखा था। लेकिन अब जब असली खिलाड़ी, जो देश की 70% आबादी जो आज सड़कों पर है, जो किसान है या इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसान उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इनको याद दिला दिया कि ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। और जो इन्होंने ट्रैक्टरों से जोतना चालू किया है ना सरकार को, तो इनको होश ठिकाने आ गया। वो ऐसा हो गया है कि वो हड्डी गले में फंस चुकी है। वो निगल ले तो इनके उद्योगपति, अगर ये बिल वापस न ले तो इनके उद्योगपति जितने भी लोग बैठे हैं, जिन्होंने मोदी जी पे खर्चा किया है, हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, वो कहाँ से रिकवरी करके देगा बंदा? ये उसको तो बेचना ही है, भारत का एक एक टुकड़ा टुकड़ा बेचेगा, तब जाके कहीं ये जो उद्योगपतियों की जो दलाली और गुलामी की है, तो उसकी भरपाई भी तो करनी है। और अगर ये बिल वापस ले ले तो फिर उनको नुकसान हो उद्योगपतियों को इसको लेके, और अगर ना करे तो फिर किसान यहाँ ट्रैक्टर लेके बैठा हुआ है, 26 जनवरी पे छाती पे चढ़ के जाएगा, झंडा गाड़। तो फंस चुका है नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो पूरी तरह से फंस चुकी है। और ये बेहतरीन मौका है देश के लिए, एक सेकंड आजादी की लड़ाई चल रही है, सारे देश एक तरफ है और सरकार की अपनी जो हठ धर्मी है वो एक तरफ है। क्योंकि कल भी विनय दुबे जी देखा गया कि जिस तरीके से तोमर जी ने कहा कि किसानों को अपना रवैया जो है वो नर्म करके सरकार से बात करनी पड़ेगी। किस तरीके से देखते हैं कि किसानों को ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई है? तो ये तोमर कौन है कौन ये बंदा? ये तय करेगा किसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा? ये होता कौन है? इसको हमने बिठाया है कुर्सी पे, ये नौकर है। ही इज जस्ट एम्प्लॉई फॉर द 5 years। वो शायद अपनी औकात भूल गया है। वो जो भी तोमर बंदा है, कृषि मंत्री होगा, देश के संवैधानिक पद पे होगा, रिस्पेक्ट, बट वो ये अपनी औकात भूल गया है कि उसको वहां पे बिठाने वाला यही जनता है। जब जाके कमल के बटन पे बटन दबाते हैं, आपको बहुमत की सरकार देते, तब आप जैसे नमूने जाके कृषि मंत्री बन जाते हैं, जिनकी औकात एक नगर पालिका की मेयर की नहीं होती है, उनको हम लोग कृषि मंत्री बना देते हैं। तो ये अपनी जो एक हैसियत है, जो औकात है ना, वो भूल चुके हैं। वो हमें समझाएंगे
आप सेवक हैं, वो भूल चुके हैं वो। तो कहीं न कहीं ये जो आंदोलन है ना, इन जैसे कृषि मंत्री और इन जैसे प्रधानमंत्रियों को इनकी औकात वो दिखाएगा कि भैया तुम हमारे जूते के पास हो, हमारे सर पर नहीं हो। हम जब चाहे तब लात मार के तुमको फेंक सकते हैं, जहाँ पे बैठे हो किसी दूसरे को बिठा सकते हैं, क्योंकि इनके आने से पहले कोई और बैठता था और इनके बाद कोई और बैठेगा। तो ये उनकी वास्तविकता है। एक होता है सरकार में, अगर आप सत्ता में हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो एक नशा होता है। वो नशा उतारना भी जनता को आता है और बहुत जल्द उतरेगा। 26 जनवरी के बाद देश का माहौल बदलने वाला है। आखिरकार सरकार ये कौन सा नशा कर रही है जो किसानों की बात को ही नहीं सुनना चाह रही है, और लगातार जो कभी भक्त कहते हैं कि यहाँ खालिस्तानी बसे पड़े हैं, कभी उनको टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि शाहीन बाग वाले आकर के यहाँ बस चुके हैं, इसलिए ये किसानों का आंदोलन जो है हाईजैक हो चुका है, शाहीन बाग वालों ने हाईजैक कर लिया है। किस तरीके से देखते हैं जो सरकार की पूरी तरीके से मोनोपोली चल रही है इसमें? सर देखिए, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक बात बताइए, चले वो सीए एनआरसी वाले हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हम जैसे हिंदू हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तान, सब मान लेते हैं। अगर दूसरे देश का नागरिक पाकिस्तानी आके इन जैसे आंदोलनों में धरना प्रदर्शन कर जा रहा है और सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है, तो इसका मतलब सरकार फेल है। वो रोक नहीं पा रही है ऐसे पाकिस्तानियों को, ऐसे खालिस्तानियों को। और अगर वास्तविकता है तो अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं लोगों को उठा के जेलों में डाला गया, जैसे सीए एनआरसी में उठा के डाल दिया गया? स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई करते थे आज यूएपीए में जेल में बंद है और करीबन 4-4 5-5 महीनों से बंद है। ये इनकी हैसियत नहीं है क्या? मैं मानता हूं कि लाख खालिस्तानी हो, लाख सीए एनआरसी वाले हो, है तो इस देश के नागरिक ना। क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ये बोलना चाहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूं? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि भाई आप इस भारत के प्रधानमंत्री है, चाहे वो सीए एनआरसी का विरोधी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हम जैसे आपके विरोधी हिंदू हो, हम लोग एक भारतीय नागरिक हैं और आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। अगर आपको बुरी लग रही है, आपके कानों में अगर मिर्ची भी लग रही है, तो भी आपको ये सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हैं जहां पे पार्टी का कोई दायरा नहीं होता। आप हर एक भारतीय की आवाज आपको सुननी पड़ेगी। अगर आप नहीं सुनोगे, आंदोलन और ऐसी झन्नाहट हम लोग बजाते रहेंगे आपके कान के नीचे, और जब कान के नीचे झन्नाहट निकलेगी तो तकलीफ तो होगी। तो क्या ये माना जाए विनय दुबे जी के अडानी अंबानी दो शख्स जो कारोबारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें खुश करने के लिए सरकार कभी किसानों का दमन कर रही है, कभी आम नागरिकों का दमन कर रही है? सर कर ही रही है ना, अब धीरे धीरे तो सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए, यही दो कंपनियां हैं क्या देश के अंदर? टाटा के पास नहीं है? टेंडर जब भरा जाता है, अभी मैंने नौलथा का जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें जब टेंडर्स की लिस्टिंग निकाली गई तो बहुत सारी कंपनीज में निकाली, सबसे लोएस्ट प्राइसिंग इनको मिल जाती है। और सबसे बड़ा शॉकिंग मेरे लिए ये था कि अगर आप कोई सरकारी टेंडर निकालते हैं, खास तौर पे वो भी एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनी का, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, बहुत बड़ी एंटिटी है, अगर उस कंपनी का अगर आप कोई टेंडर निकालते हैं गोडाउन बनाने के लिए, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं इंडियन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर, तभी तो आप बोली लगा सकते हैं। लेकिन अदानी जैसे केसेस में ये सारी नियमों की पूरा एकदम से धज्जिया उड़ा दी गई। अदानी ने बोली भी लगाई, अदानी ने सबसे सस्ती वाली बोली लगाई और एक कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम किया, एग्रीमेंट साइन हो गया। बोली लगने के बाद भाई साहब ने कंपनी रजिस्टर कराई। मतलब ये पहली बार हुआ है भारत में। और ऐसे ऐसे जो नियम है बदले किसने हैं? मोदी जी ने बदले हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि भाई अडानी को, उनको जो पैसा इन्होंने मोदी के हेयर स्टाइल पे, मशरूमों पे और काजू की रोटियों पे खर्चा किया है, अपने प्राइवेट जेटों में घुमाया है, पूरे देश का भ्रमण कराया है, न्यूज चैनल खरीद के अंबानी जी ने दिया है, उसका भरपाई कहाँ से होगा? ऐसे ही होगा ना। ये सब खर्चा 1 करोड़ किया है, 5,000 करोड़ की एसेट्स बेच दिए भाई साहब ने। तो एक अपनी दलाली जो है चरम पर है। मोदी जी इस देश के सबसे बड़े दलाल हैं। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं होती कि मेरा प्रधानमंत्री दलाल है। ऐसे उद्योगपतियों के जूते साफ कर रहा है, जबकि उसको किसानों के आंसुओं साफ करने की जरूरत थी। तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस भारत में बसता हूं जहां पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा इंसान प्रधानमंत्री है। क्योंकि अगर देखा जाए मोदी सरकार अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई केसेस में लगातार ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय रहे हैं उससे लोग खुश नहीं रहते। पर अभी 4
सदस्यों की गठित टीम बनाई, उसमें से एक छोड़ करके चले गए, 3 बाकी हैं। क्या लगता है कि कोई नतीजा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए निकाल पाएगी? जो अभी तो रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सारी चीज़ें हैं, वो चाहता तो पूरी तरीके से निरस्त कर सकता था इस कानून को, सिर्फ रोक लगाई है, क्यों ऐसा हुआ है? नहीं देखिए, अभी भी मुझे ऐसा जो मेरा अनुभव रहा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब मैनिपुलेटेड है या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा, मेरी भी एक पीआईएल है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृषि बिल में जिस तरह से सुनवाई हो रही थी, उसमें तमाम सारे जितने भी पीआईएल थे उनको एक साथ ज्वाइन करके सेंट्रलाइज सुनवाई हो गई। उसमें एक पीआईएल, जो पहली पीआईएल थी हमारी, सबसे पहली पीआईएल कृषि बिल पे देश के अंदर हम लोगों ने की थी, उसको भी उसमें शामिल किया गया था। हमारे बड़े भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट त्रिपाठी जी, अनुपम त्रिपाठी जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया था। तो जो चीजें निकल के आई हैं, तो बाय लॉ के हिसाब से ही वो चल रहे हैं, वो डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए उसकी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ प्रायोरिटीज हो कंप्लीट करनी होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। उसी कड़ी में एक छोटी सी हिस्सेदारी थी। लेकिन अभी जो 4 लोगों की कमिटी, उसमें से 2 रिटेन हो चुके हैं, उन्होंने उस कमिटी में जाने से मना कर दिया है। तो आधी लड़ाई किसान यहाँ पे भी जीत चुके हैं, आधी बाकी है और धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे ये 26 जनवरी का जो सबसे बड़ा एक एक आंदोलन होने वाला है, पूरे देश की निगाहें हैं उसके ऊपर, वो जैसे ही कंप्लीट होगा, या तो उस दिन बहुत सारा एक टकराव सरकार और किसानों को देखने मिलेगा, या शांतिप्रिय तरीके से किसान दिल्ली पहुंचेगा और झंडा अपना तिरंगा लेके आन बान शान के साथ में गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन में इस देश के अंदर एक नई चिंगारी, एक नया उत्तेजना, एक नई ऊर्जा जो देश में है सरकार के विरोध में खुल के सामने आएगी, उसके बाद एक माहौल ही पूरा बदल जाना है सर। जी, पूरा माहौल बदल जाना है 26 जनवरी को देखते हुए। तमाम प्रोटेस्ट में हमने भी कवर किया। ये पहली जी, बार देखने को मिल रहा है कि गोदी मीडिया को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके प्रोटेस्ट में जाना पड़ रहा है। किस तरीके से देखते हैं ये जो बदलाव आया है जनता के थ्रू? एकदम। देखिए, दलाली करेंगे तो कब तक खाएंगे? आप स्टूडियो में बैठ के खा सकते हो, आप अपने इलाकों में बैठ के खा सकते हो, लेकिन जब आप जनता का ओपिनियन लेने जाओगे तो जनता हर चीज जानती है। आज का बंदा, आज का जो एक सिंगल सिटीजन है, वो एजुकेटेड है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो फैक्ट्स को वेरीफाई करता है। अगर आप अपने चैनल पे दिखाओगे कि ये गलत है, वो वेरीफाई करता है और बाद में समझ में आता है यार ये तो बेवकूफ बना रहा है हमें। और जब आमना सामना होगा तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। मैंने देखा है सिंगू बॉर्डर पे बहुत सारे जी न्यूज वाले हो गए, रिपब्लिक भारत हो गए, ऐसे पत्रकार ब्लैक कलर मतलब विदाउट नेम की ये माइक लेके चल रहे थे और कैमरा शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलते थे वैसे लोग इन्हें घेर के इनको वहां से दलाल भड़वा बोल बोल के भगा दिया जाता था। तो ये इन्होंने कमाया है, जिस तरह से मोदी जी के तलवे चाट कर, उद्योगपतियों के तलवे चाट के, जिन्होंने एक पत्रकारिता को गटर में लेके गए हैं ना, वो गटर में सड़े हुए वहां पे जो कीड़े होते हैं, उनकी स्थिति और इनकी स्थिति बराबर हो गई है। अब वो गटर की मिट्टी और कीड़ों को उठा के आप सर पे तो बिठाओगे नहीं, जूते में लगने के बाद हम पानी से धो लेते हैं। तो इस तरह के ये पत्रकार हो चुके हैं और इनकी वास्तविकता उनको दिखाई जा रही है, असलियत। अगर ये दलाली ना कर रहे होते तो आज रवीश कुमार का भी नाम है, उनका एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग सम्मान है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कमाया, उन्होंने दलाली नहीं की इनके जैसे उद्योगपतियों की और नरेंद्र मोदी की। तो मैं तमाम उन पत्रकार भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप लोग एक चौथा स्तंभ हैं देश का। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष और हकीकत दिखाओगे, लेकिन अगर आप वहां पे भी दलाली दिखाओगे तो भाई हम जूतों की माला से, गटर के पानी से और मूत्रदान शौचालय से निकाले हुए ताजे मूत्र से आपका स्वागत करेंगे। चौथा पिलर की बात आपने कही है, एक पत्रकार कहें क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहें, उनकी 500 पन्नों की जो चैट चैट है व्हाट्सएप की, वो लीक हो गई है, जिसमें एक बात पर मैं गौर करना चाहूं तो वो ये कहते हुए नजर आए कि जज को खरीद लो। कौन से जज को खरीदने की ये बात चल रही थी आखिरकार व्हाट्सएप चैट बाहर आने के बाद, जो कई खुलासे हो पा रहे हैं अब अर्नब गोस्वामी को लेकर के? देखिए, कल रात में मुझे वो 500 पेज की मुझे किसी दोस्त ने, पत्रकार मित्र ने भेजा है। अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ उसे। वो 500 पेजेस है और मैं बहुत इंटरेस्टिंग लेवल से उसे पढ़ रहा हूँ। उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे मतलब उनकी गद्दारी और दोगलापन देखने मिला कि अरुण जेटली जी की तबीयत खराब है, अभी तक मरा नहीं है वो। इस तरह की कमेंट्स अर्नब गोस्वामी के जैसे लोगों के मुंह से, उनके चैट्स पे निकल के आ रही है। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आप लोग जिसको कंधे पे उठा के घूम रहे हो, वो वेट कर रहा है कब आपका नेता मरे और हम उसको टीआरपी पे चलाएं। तो ये दलाल है, ये पूरी तरह से बोलते हैं ना कि दल्ले हैं खुले तौर पे। इनको लाश बेच के पैसे कमाने हैं, इनको लाश की बोटियां काट काट के उसकी टीआरपी कमानी है। तो ये लोग तो इस तरह के गिरे हुए हैं और धीरे धीरे जैसे ये मेरी स्टडी कंप्लीट होगी,
इस पे एक अलग से मुझे पूरा विश्वास है, जहाँ अर्णब गोस्वामी है, वहाँ गंदगी ज़रूर मिलेगी और वो गंदगी जनता के सामने लाके रखेंगे। एक अलग एपिसोड इस पे करेंगे सर, क्योंकि मेरी स्टडी इस पे अभी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि मुंबई से आप जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा, किसान आंदोलन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है और किस तरीके का माहौल है मुंबई में किसानों को लेकर के? देखिए, पूरी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने और महाआघाड़ी सरकार ने समर्थन किया था किसानों की तरफ से। इवन महाराष्ट्र की तरफ से जो महाराष्ट्र के कृषि विभाग के जो राज्य मंत्री हैं, बच्चू कडू साहब, विधायक हैं वो यहाँ से, वो 1000 बाइकों के साथ किसान आंदोलन भी गए थे। पलवल बॉर्डर पे उन्होंने करीबन महीने भर वहाँ पे रहे हैं। और दूसरा सबसे बेहतरीन चीज़ है कि महाराष्ट्र के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो मेघा पाटकर जी हों, जो देश में एक बड़ा नाम है, बहुत सारे यहाँ से जो किसानों और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं। मैं तो अप डाउन कर लेता हूँ, लेकिन वो लगातार पलवल बॉर्डर, रोहिणी पे, अलग अलग जगहों पे, सिंगू बॉर्डर हो गई, गाजीपुर, वहाँ पे अभी भी रुक के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो मंत्री लेवल के लोग हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। पूरा समर्थन खुलेआम डंके की चोट पर है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है ना, वो सम्माननीय बाला साहब ठाकरे का लड़का बैठा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का दलाल नहीं है कि जो उद्योगपतियों के लिए झुक जाए। तो पूरा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जमीन से जुड़े हुए ठाकरे परिवार है, और 100% उन्होंने जनता का साथ दिया। जहाँ पे लड़ाई किसानों और जमीन की है, तो वहाँ पे ठाकरे परिवार कभी पीछे नहीं हटा है। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूंगा यहाँ पे विनय दुबे जी, क्योंकि इस किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार की जड़ें तो हिली हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे भी देश में चल रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरीके से एक मुस्लिम मोहल्ले में जबरन रैली निकाली गई और रैली निकाल करके मस्जिद पे भगवा झंडा लहराना, और फिर उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बैठ करके एक स्वामी आनंद स्वरूप का जिस तरीके का बयान आया कि कुरान पढ़ने वाले हैवान हैं, तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ध्यान भटकाने की लगातार कोशिशें चल रही है? ये सरकार की तरफ से प्लांट किया गया है ना सर। देखिए, माहौल बदलना भी है। अब लोगों के दिल में डेली किसान आंदोलन चल रहा है। आप फेसबुक उठाइए, किसान आंदोलन, टीवी उठाइए, किसान आंदोलन, आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाइए, किसान आंदोलन। अब सरकार अटक चुकी है। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए आप सोचिए ना, जो प्रभु श्री राम के नाम पे आज ये सरकार बना ली बहुमत के साथ में, जिस अयोध्या में सारा विवाद खत्म हो गया, मतलब वो डिस्प्यूट ही कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है, वहां पे अभी राम मंदिर का निर्माण होना है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना कार्यालय 1400 करोड़ रुपए में बना सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो 3000 रुपए की स्टैच्यू वहां पे गुजरात में बना सकती है, मूर्ति बना सकती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी 1100 रुपया नहीं है, 1100 करोड़ रुपया नहीं है उसके पास कि श्री राम का मंदिर बना ले, प्रभु श्री राम का? ये क्यों चंदा मांगकर लोगों को सड़कों पे, युवाओं को उतार रहे हैं? क्योंकि आप जाओ वहां पे गालियां दो, टकराव बढ़ेगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा। आप लोग, उनको चंदे से मतलब नहीं है, उनको ये जो आपसी सौहार्द है देश के अंदर, वो बंदे क्या कर रहे हैं? आप देखिए, कितनी ही वीडियोस वायरल होती है डेली, वो उतरते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, माँ बहनों की गाली देते हैं। एक कोई भगवा पहन के आ जाता है, वो गालियां देता है, कुरान को अपशब्द कहेगा। इससे क्या मिल जाएगा? इससे कोई सोल्यूशन आ रहा है क्या? कोई सोल्यूशन नहीं। ये सिर्फ एक डाइवर्ट करना है कि लोग फिर से वापस धर्म में आ जाए, हिंदू मुसलमान में थोड़ा टकराव हो। लेकिन मैं सबसे ज्यादा और सबसे सैल्यूट करना चाहूंगा वो मुसलमान समाज के, हमारे देश के जो कौम है, मुसलमान जो लोग हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपना एक बड़ा दिल दिखाया है। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहीं पे लैग कर जाती है। वो सोचते हैं हम उकसाएंगे, वो हमें कुछ कहेंगे और फिर टकराव बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से मुसलमान कम्युनिटी से मतलब टॉलरेट कर रही है, या जिस तरह से उसे संभाल रही है, मैं सैल्यूट करूंगा। एक हिंदू होके मुझे गर्व है कि आप जैसे मुसलमान भाई या कौम जो है, जो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से बांधे हुए है, उस तरह की भारत की जमीन पर है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 26 जनवरी के बाद अब टारगेट होंगे इनके सांसद और विधायक, उनका इस्तीफा लिया जाएगा। जा जाके उनको घेर घेर के उनको बेशर्मी दिखाई जाएगी, उनको बताई जाएगी कि आप एक दलाल हो, अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आप भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जैसे उद्योगपतियों के दलाल हो। आप वापस कभी जिंदगी में जीत नहीं पाओगे अगर आपने इस समय अगर किसानों का साथ नहीं दिया तो। एक मुहिम चलेगी और ये सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।